दोस्तों, आज हम दिशा प्रकाशन की ये पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज में एक अगला टॉपिक करेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। मेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक। पहला क्वेश्चन है, कार्बन का प्रति संरचना वाला अपरूप कौन सा है। तो ये कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में निकटवर्ती 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होता है। ग्रेफाइट में चादर जैसी संरचना होती है जो षटकोणीय व्यवस्थित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर बनता है। ग्रेफाइट अपनी परतीय संरचना के कारण मुलायम, मृदु और चिकना होता है। इसके साथ ही ग्रेफाइट ही कार्बन का ऐसा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। ब्रैग्ड डायमंड हीरा के एक्स-रे अध्ययन द्वारा ज्ञात किया गया कि डायमंड में कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु उसके चारों ओर चतुष्फलकीय ढंग से व्यवस्थित अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक कार्बन बंध की दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः डायमंड का क्रिस्टल परमाणुवीय क्रिस्टल है। इस प्रकार की त्रिविम विस्तृत संरचना के कारण डायमंड बहुत कठोर है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। डायमंड पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी कठोरता मोह स्केल पर सबसे अधिक 10 होती है। कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है। तो ये कार्बन का कौन सा अपरूप है, फुलरीन C60। क्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन परमाणु निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में रहते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। कार्बन के फुलरीन अपरूप की संरचना गोल गुंबद जैसी होती है। इसके एक अणु में 60 या 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, जिसे बकमिस्टर फुलरीन कहते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल के समान है, अतः इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। यह विद्युत का कुचालक होता है। फुलरीन को 1995 ईस्वी में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. स्मेलिस तथा इनके सहकर्मियों ने द्वारा बनाया गया। इस खोज के लिए उन्हें 1996 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिकल आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये ग्रेफाइट को इस प्रकार गर्म करने पर फुलरीन प्राप्त होता है। ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, RPSC LDC 2014 का प्रश्न है ये। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर फुलरीन प्राप्त होता है। फुलरीन के अणु में 60, 70 या इससे भी अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। निम्न में से कौन सा उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। तो इसका सर्वाधिक स्थायी अपरूप कौन सा है, ग्रेफाइट। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और वह स्वतंत्र विचरण कर सकता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब ये इसके अंदर तो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है और जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त लिखा हुआ है, लेकिन 10वीं क्लास की NCERT में यहाँ द्विबंध दिखाया गया है कि ग्रेफाइट में एक द्विबंध होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कुट्टों की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। ग्रेफाइट उष्मा या विद्युत का अच्छा चालक होता है। ग्रेफाइट उष्मा का अच्छा परंतु विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड उष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। तो इसमें 1 और 3 देखो, सही कथन देखना है तो 1 और 3। ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है और तीसरा डायमंड उष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। ये दोनों सही है। इसमें ये किसका क्वेश्चन है, ACF और FRO एग्जाम 2021 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो इसमें कौन सा, बेंजीन। बेंजीन कार्बन का अपरूप नहीं है। अपरूप होते क्या है देखो, तो अपरूप एलोट्रोपी कुछ रासायनिक तत्वों की प्रॉपर्टी है। कुछ रासायनिक तत्वों की प्रॉपर्टी है जो प्रकृति में फ्री में पाए जाने पर 2 या 2 से अधिक विभिन्न भौतिक रूपों में मौजूद हैं। तत्व के विभिन्न रूपों को एलोट्रोप के रूप में जाना जाता है। ये एलोट्रोप विभिन्न भौतिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन समान श्रेणीबद्ध रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। एलोट्रोपी तत्व के परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था में अंतर का परिणाम होता है। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय आवंटन होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। रसायनविदों ने प्रयोगशाला में कार्बन के तीसरे नए क्रिस्टलीय अपरूप एलोट्रोपी का निर्माण किया है, जिसे फुलेरिन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी एलोट्रोपी एक कोई भी तत्व है उसके अनेक रूप होते हैं, जिनमें उनके भौतिक गुणधर्म तो क्या होते हैं, अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं उनके। और ये एलोट्रोप ये बनते किससे हैं, भी उनकी अलग अलग संरचना में व्यवस्थित होने के कारण बनते हैं। 2 क्रिस्टल या अपरूप कौन से बताए हैं, हीरा, ग्रेफाइट, और एक जो वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बनाया रसायनविदों ने, वो कौन सा है, फुलेरिन। अब देखो पेंसिल का लेड बना होता है, ये किससे बना होता है, ग्रेफाइट से। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट से बना होता है। लेड या छड़ चूर्णित ग्रेफाइट या चिकनी मिट्टी मृतिका के मिश्रण से बनता है। 9H या 10H तक की छड़ों जैसे जो सबसे कठोर ग्रेड है में चिकनी मिट्टी की मात्रा ग्रेफाइट से कई ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूपों का चयन कीजिए। इनमें से कौन से कार्बन के अपरूप है। तो 1, 2, 4, 5 ये क्या है, कार्बन के अपरूप। 1 क्या है, ग्रेफीन। 2 क्या है, फुलेरिन। 4 क्या है, डायमंड। और 5 क्या है, कार्बाइन। तो ये सब क्या है, कार्बन के अपरूप है। आगे देखो, सिलिकॉन कार्बाइड
अथवा कार्बोरंडम सिलिकॉन तथा कार्बन का यौगिक है। इसकी खोज सन 1891 में एडवर्ड ओचेसन ने की थी। सिलिकॉन कार्बाइड की कठोरता, विद्युत चालकता तथा उच्च ताप स्थिरता के कारण इसका प्रयोग रेगमाल, प्रेषण चक्की और उच्च ताप में प्रयुक्त ईंटों आदि को बनाने में किया जाता है। देखो, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है, तो इसमें कोई भी आंसर हो सकता है। जैसे ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, भोजन सही तरीके से नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसमें भोजन की तली, ये बर्तन की तली काली होने का सबसे अच्छा कारण है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये आंसर होगा इसका। अपूर्ण दहन के कारण कार्बन को काली से इन बर्तनों पर चिपक जाता है। फ्रियोन 12 का सूत्र है, तो फ्रियोन 12 का सूत्र क्या है? CF2Cl2। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरो और फ्लोरोकार्बन्स एवं तथा इनके कंपाउंड का प्रकार है। फ्रियोन्स में फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन होता है। फ्रियोन 12 डाई क्लोराइड फ्लोरोमीथेन होता है। अगला, प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंधों का कार्बन हाइड्रोजन बंधों से अनुपात है। तो प्रोपेन है, प्रोपेन में कार्बन कार्बन का और कार्बन हाइड्रोजन बंधों का, तो कार्बन कार्बन के बीच ये संरचना दिखाई हुई है। तो कार्बन कार्बन बंध कितने हो गए? 2। और हाइड्रोजन बंध देखो 3, ये है 3, 6, 7, 8, 8 बंध है। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 1:4। तो हमें पहले कार्बन कार्बन बंध देखा है, तो पहले 1 देखना है, ना कि 4। तो कौन सा होगा? 1 नंबर आंसर। कार्बन 5 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोकार्बन है, तो ये कैसा है? पेंटीन होगा। ये कौन सा पेंटीन है? क्योंकि ये इन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो ये डबल बॉन्ड वाला होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन है ये। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीव बारह होता है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक गैस मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि गैसों का मिश्रण होता है। मेथेन इसका मुख्य अवयव, यानी इसमें 82 से 87% मेथेन होता है। पेट्रोलियम कार्बन 5 से कार्बन 18 और अधिक उच्च भार के हाइड्रोकार्बन का जटिल द्रव मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीव बारह होता है। हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है। हाइड्रोकार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्मित होता है। ये PSI एग्जाम 2007 का क्वेश्चन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह उत्प्रेरक हो सकते हैं, तो ये उत्प्रेरक क्या हो सकते हैं? निकल धातु। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा आता है? निकल। केवल असंतृप्त कार्बन यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिक के प्राप्त करने के लिए क्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन जोड़ दिया, उससे वो क्या बन गए? संतृप्त। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजनीकरण द्वारा एथिलीन अथवा एसिटिलीन से एथेन प्राप्त किया जाता है। निकल धातु हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक पतली सुरक्षादायिनी परत बना लेता है, जिसके अंदर की धातु बची रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो इसमें पेट्रोलियम मोम पैराफिन मोम होती है। पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम कहते हैं। पैराफिन मोम कार्बन 20 से कार्बन 40 का इस्तेमाल मोमबत्ती जलाने में किया जाता है। पैराफिन मोम एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त मोम मधु मोम कहलाती है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो मोमबत्ती बनाने के लिए जो मोम यूज होती है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होती है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है। टेट्राइथिलीन TEL निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? अपस्फोटकरोधी यौगिक, यानी एंटीनोक कंपाउंड है। टेट्राइथिलीन सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CH3CH2 ब्रैकेट 4 Pb है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि तो पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी क्यों नहीं होता? जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। तो ये दोनों, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं? भी जल है जो तो क्या भारी है और पेट्रोल क्या हल्का होता है, तो जल तो नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल ऊपर रहेगा, तो ये आग को बुझा नहीं सकता। इसलिए पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी होता है, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, तो जलता रहता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामन प्रयोग किया जाता है? तो फोम प्रकार। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। कोयला आधारित तापीय ऊर्जा ग्रह अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देते हैं। जब कोयला चलता है तो कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकलते हैं। तो इनमें से देखना है कौन सा कूट सही है। तो कथन A और R दोनों सही है। R A का सही स्पष्टीकरण है। कथन A और R दोनों सही है। R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन A सत्य है, R असत्य है। कथन A असत्य और R सत्य है, तो इसका दूसरा होगा। दूसरा कौन सा है? कथन A और R दोनों सही है, R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे वाला प्रश्न देखो। अरे पहले इसकी व्याख्या।
व्याख्या कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाओं में मुख्यतः कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयले के जलने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, लेकिन अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस जिम्मेदार होती है। कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों में प्रतिदिन हजारों टन राख युक्त कोयला जलाया जाता है, जिनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और राख निकलती है। ये गैस से ऊपर उठकर अम्लीय वर्षा की रचना करती है। पेट्रोल में होता है तो कार्बन और उदजन, कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में विभाजित किया जाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को दो पुनः वर्ग संतृप्त और असंतृप्त में बांटा जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है जो भूप्रपट्टी में भूत नीचे अवसादी परतों के नीचे पाए जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव है। पेट्रोल से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, प्राकृतिक गैस प्राप्त किए जाते हैं। किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? तो ये क्या है? मीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है। टेट्रा इथाइल लेड TeL पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इनकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी एस्फोटन रोधी दर को बढ़ाने के लिए। टेट्रा इथिल लेड एक ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। टेट्रा इथिल लेड एक सर्वोत्तम अपस्फोटरोधी है। यह एक एंटी नॉकिंग पदार्थ है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। पेट्रोल वाष्पों के प्रज्वलन को कम किया जा सके ऐसे पदार्थ जो अपस्फोटन कम करने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है उन्हें अपस्फोटन रोधी कारक कहते हैं। रेफ्रिजरेटर फ्रियोन है तो यह डाइफ्लोरोमीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या फ्रियोन यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। CFC का सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, इनहेलर, फोम, गद्दे आदि में होता है। सामान्यतः फ्रियोन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। फ्रियोन के पूर्व विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थों जैसे अमोनिया का प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता था। फ्रियोन एक प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। इसके बढ़ते प्रयोग से ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को फ्रियोन भी कहा जाता है। प्रशीतक के 4 प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है? तो इसका होगा CFC। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, उत्तर होगा केवल कार्बन, क्लोरीन और एवं फ्लोरीन से। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग होता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन्स का प्रयोग होता है। डाइफ्लोरोमीथेन CCl2F2 द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। तो डाइफ्लोरोमीथेन द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया में क्या मुक्त होती है? क्लोरीन। डाइफ्लोरोमीथेन CCl2F2 द्वारा ओजोन नष्ट करने की प्रक्रिया में क्लोरीन मुक्त होती है। तो ये CF2Cl2 दिया हुआ है, इसमें क्या हाई वोल्टेज पे CF2Cl और एक क्लोरीन मुक्त हो गई। फिर ये हाई वोल्टेज पे एक और क्लोरीन मुक्त हो गई। फिर आके इसमें क्या ऑक्सीजन जुड़ी है और ऐसे करके ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। जल की तरल प्रकृति का कारण है तो हाइड्रोजन बंध, यानी जल के अंदर कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस कारण वह तरल होता है। जल एक तरल रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। LPG के घटक है। LPG के घटक कौन से हैं? 3 और 4। 3 में क्या ब्यूटेन और 4 में क्या प्रोपेन, ये 2 क्या है? LPG के घटक है। LPG इसे कुकिंग गैस, रसोई घर गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। LPG एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य घटक ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है। LPG के सिलेंडरों में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए मिथाइल मर्केप्टन ये मिलाया जाता है। इसे थायो एल्कोहल मिलाया जाता है जिसके कारण तीक्ष्ण गंध आती है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? तो क्या मिलाया जाता है इसमें? मर्केप्टन। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस निम्नलिखित का मिश्रण है तो ये किसका मिश्रण है? ब्यूटेन, प्रोपेन व इथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। CNG एक प्राकृतिक गैस है जिसमें हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है। इसमें 88 से 90% मीथेन गैस, इथेन व ब्यूटेन होती है। ये ज्वलनशील होने से ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग महानगरों में मोटर गाड़ियों को चलाने में किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। जुगाली करने वाले जानवरों, रूमिनेंट्स तथा चावल के खेतों में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है। इसका प्रयोगशाला में निर्माण सोडियम एसीटेट द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में व गैस या ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो क्या? मीथेन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है तो क्या? CNG जलने पर बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देती है तो CNG भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है। CNG का उत्पादन पेट्रोलियम के शोधन के दौरान होता है। इस गैस को सिलेंडरों में भरकर सप्लाई किया जाता है। CNG का प्रयोग मुख्य रूप से वाहन चलाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस व संघनित प्राकृतिक गैस के अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें। संघनित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है जबकि द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है। CNG में LPG के सापेक्ष अधिक ऊर्जा अवयव होता है।
संघनित प्राकृतिक गैस सीएनजी वायु से हल्की होती है, बल्कि एलपीजी वायु से भारी होती है। एलपीजी के यथोचित दहन के लिए वांछित वायु एवं गैस का अनुपात 25:1, जबकि सीएनजी का वांछित अनुपात लगभग 10:1 होता है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? 2 नंबर। क्या है कि सीएनजी में एलपीजी के सापेक्ष अधिक ऊर्जा अवयव होता है, ये गलत है। सीएनजी के बारे में गलत कथन को छांटिए। तो यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है। समान आयतन के लिए सीएनजी संग्रहण टैंक का आयतन एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में कम होता है। सीएनजी हवा की तुलना में हल्की होती है। तो इसका क्या होगा उत्तर? सी, यानी 3 नंबर होगा। ये गलत है। एलपीजी का घनत्व सीएनजी से काफ़ी ज़्यादा होता है। एक समान आयतन में एलपीजी व सीएनजी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा आ सकती है। तो एलपीजी आ सकती है एक समान आयतन पे सीएनजी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा। एलपीजी अत्यधिक दबाव की वजह से द्रव की अवस्था में आ जाती है, जबकि सीएनजी अत्यधिक दबाव में भी गैस अवस्था में रहती है। अब सुमेलित वाला है, तो सूची 1 को सूची 2 से। ईंधन गैस और क्या प्रमुख घटक? तो सीएनजी का मिलान किससे होगा? 3 नंबर मीथेन और इथेन से। एलपीजी का मिलान होगा ब्यूटेन और प्रोपेन से। कोल गैस क्या है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन और इथेन। एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन। जल गैस कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन को भाप अंगार या जल गैस कहते हैं। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण। न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्नरों में उपयोग आने वाला बहुलक है, तो टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोएथेन C2O4 तेल सिलों, गैस टैंकेंटों और न चिपकने वाले नॉन स्टिक सतह के लेपित बर्तनों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरी एथिलीन पीटीएफई ही टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। पीटीएफई पूर्ण रूप से कार्बन व फ्लोरीन का बना एक ठोस है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तो इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के 3.5% भाग के साथ गर्म किया जाता है, तो इस क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण की खोज गुडईयर ने की थी। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रसायन निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है, तो इसमें से रबड़ क्या एक प्लास्टिक नहीं है? विनाइल, सेल्यूलाइड और बिकेलाइट तीनों क्या प्लास्टिक है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, तो प्राकृतिक बहुलक क्या? रबर। बाकी सारे क्या कृत्रिम है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रसायन निर्माण ब्लॉक है क्या? आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से किसकी बहुलकीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है? तो क्लोरोप्रीन के। नियोप्रीन एक विशेष प्रकार के संश्लेषित रबड़ जो क्लोरोप्रीन का बहुलकीकरण करके बनाया जाता है। नियोप्रीन की रासायनिक स्थायित्व अच्छा होता है। यह अधिक ताप परिवर्तन होने पर भी लचीला बना रहता है। कृत्रिम रबड़ बुनास के निर्माण में निम्न में से कौन से मिश्रण का बहुलकीकरण किया जाता है? तो कृत्रिम रबड़ के निर्माण में ब्यूटाडाइइन एवं स्टाइरिन। ब्यूनास यह सबसे महत्वपूर्ण संश्लेषित रबड़ है। ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन का समबहुलक है। संश्लेषित रबड़ सामान्यतः सहबहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ियों के टायरों में किया जाता है। कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है? तो कपास किससे बनता है? सेलुलोज से। बहुलकीकरण या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। यह सरल अणुओं जिन्हें मोनोमर कहा जाता है, इसके बहुत अधिक इकाइयों के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबर आदि प्राकृतिक बहुलक है। बिकेलाइट पीवीसी एक नाइलॉन रेशा संश्लेषित रेशा कृत्रिम बहुलक है। सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 है (N). यह एक बहुशर्करा यानी पॉलीसेकेराइड है, जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से एक हजारों अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। बहुत सारे हरे पौधे की कोशिका भित्तियां सेलुलोज की ही बनी होती है और जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। कपास के रेशों का 90% हिस्सा सेलुलोज होता है। सेलुलोज किसी भी ठोस पेड़ या पौधों का मुख्य पदार्थ होता है। यह इस प्राकृतिक पदार्थ सेलुलोज से बने फाइबर से की ही सेलुलोजी फाइबर कहलाते हैं। इसमें रेयोन, एसीटेट, ट्राई एसीटेट, लोकल इत्यादि प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? तो गैर सेलुलोजी का नाइलॉन। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित कौन सा है? नाइलॉन। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघी, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं वो कौन सा है? तो इन चारों में से कौन सा है? तो वो है पॉलीस्टाइरीन। ये कौन सा? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरीन एक पॉलीमर है जिसे कंघी, खिलौने, कटोरे इत्यादि बनाई जाती हैं। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। टेफ्लॉन तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का समबहुलक है। इसके बहुलकीकरण से टेफ्लॉन प्राप्त होता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का फॉर्मूला ये है, इससे क्या टेफ्लॉन बनाया गया। इसका उपयोग बर्तन में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। अब इसको सम्मिलित करना है, तो पीवीसी का मिलान किससे होगा? 2 नंबर ताप सुगट्टे बहुलक है। बिकेलाइट का 1 नंबर ताप दृढ़ बहुलक है। वल्कनीकृत रबड़ किससे होगा? प्रत्यास्थ बहुलक। और नायलॉन 6 फाइबर रेशे। निम्नलिखित में से एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है, तो रेयोन को पहले कृत्रिम सिलक कहते थे। यह सेलुलोज का एक रासायनिक क्रिया सेलुलोज पर रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। रेयोन एक पॉलीसेकेराइड है। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? तो रेयोन का। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? जूट को।